आई वाज टेलिंग यू अबाउट फेलियर मोड एंड इफेक्ट कि हम जनरली हाई टेक इंडस्ट्रीज के अंदर हम पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फेलियर मोड्स आ सकते हैं और उनका इफेक्ट क्या क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल पायलट्स को ये टेस्ट डिजाइन करके दिया जाता है, या यूं मैं कहूँ कि जब एयरक्राफ्ट बनता है तो उसके अंदर एक उनको एक बुक दे दी जाती है जिसके अंदर एक चेक या ये लिस्ट बनी होती है कि यार क्या क्या पॉसिबल फेलियर मोड्स हैं। ओके जी, इंजन बंद हो गया फॉर एग्जांपल, एक इंजन पायलट का बंद हो गया तो वो इमीडिएटली वो चेक लिस्ट या इस तरह का एक फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस बना होता है। वो कहता है कि ओके चेक दिस लाइट, चेक एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है इस फेलियर मोड का, एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है चेक दिस लाइट, चेक दिस लाइट, चेक दिस लाइट, लेट्स से ये वाला फॉल्ट है, ये वाला फेलियर मोड आया तो देन इसके साथ इफेक्ट क्या होगा। ओके नाउ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर ओवर योर लेट्स से प्रोपल्शन, या यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर लैंडिंग, मे बी यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिस थिंग। तो ये आपको एक फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस फर्दर डिटेल्स पढ़ने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। वैसे अदरवाइज अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का पता होना चाहिए, बाकी किसी का सच जरूरत नहीं है। बट इन सारी चीजों की मदद से हम एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और पर्पस इसका भी यही है। आपने कंट्रोल क्वालिटी के अंदर डिलीवरेबल्स को चेक करना है, उन डिलीवरेबल्स को टेस्ट करने के डिफरेंट तरीके और उन टेस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी आपने एक चीज पढ़ी हुई है। पहले आपने चेक लिस्ट पढ़ा, फिर आपने चेक शीट्स पढ़ा, ठीक है। अभी पिछले पे हमने फिर ओवरऑल देखा कि हमारी क्वालिटी की एफर्ट कैसे हो रही है, जिसके हमने परफॉर्मेंस रिव्यू देखा। अब हम रूट कॉज, अगर कोई फ्लॉज हैं, चीजें एज पर प्लान नहीं चल पा रही, या एक्चुअली एज पर प्लान से मुराद वो जो हमने क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की थी, रिजल्ट हमें वो नहीं मिल रहे। सारे काम हम पूरे कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वो अगर नहीं आ रहे, उस क्वालिटी की चीजें या डिलीवरेबल्स नहीं बने, देन व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि प्रॉब्लम, देयर सम प्रॉब्लम हियर एंड वी नीड टू एड्रेस दैट थिंग। उसके लिए मुझे ज़ाहिर है वो रूट कॉज एनालिसिस जो है वो करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इंस्पेक्शन जो है बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ, इंस्पेक्शन का 3-4 नाम है। उसके अंदर एग्जाम के अंदर आप 3-4 नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑडिट्स भी इसी को बाज दफा रेफर करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऑडिट्स का क्या मतलब। दूसरा वॉक थ्रू, यू जस्ट वॉक थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक साइट को इंस्पेक्ट करना है तो आई जस्ट वॉक थ्रू दैट साइट। अच्छा, और इसी तरह हम फिजिकल जो विजुअली चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं। अब मैंने एक मोबाइल उठाया और उस मोबाइल को डायमेंशंस को चेक किया, हाँ भाई ये जितना मैंने इसकी हाइट, थिकनेस, थिननेस और वेट वेट जो है वो डिफाइन की हुई थी, ये उतनी है या नहीं है, उसका वेट उतना है या नहीं है। तो फिजिकली इस तरह हम चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन का एक तो मतलब ये है। अच्छा, अब ऑडिट भी इसी को मैं कह रहा हूँ समटाइम्स, यस। अब ना 2-3 जगहों पे डिफरेंट नाम है। ऑडिट इज मोर, आप कह लें कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को भी साथ एनालाइज करते हो। ज्यादातर आप, एक इवेंट है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स खोल के बैठ जाते हो और जो डिलीवरेबल्स या चीजें बनी है आप उनको सामने रख के और फिर टेस्ट करते रहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने डिलीवरेबल देखे, हाँ भाई कितने टेस्ट, आपकी चीजें गलत है सर, इतनी चीजें जो है ना उस पर रीवर्क करना पड़ा, ठीक है। ये जिन जिनका रीवर्क करना पड़ा, जरा उनके मुझे रिकॉर्ड दिखाओ कि मैनेज क्वालिटी के अंदर वो किसी ने चेकलिस्ट फॉलो की होगी ना कि भाई इस डिलीवरेबल को बनाने के लिए ये टेस्ट भी मैंने किया, उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ वो भी ठीक था, उसके बाद उसको को उन्होंने ड्राई किया वो भी ठीक किया एंड सो ऑन। जरा वो वाली चीजें भी लाओ। तो फिर मैं कंपेयर करूंगा कि यार ये जो 5 फॉल्ट आए हैं, उन फॉल्ट के अंदर हो सकता है किसी जगह कुछ चीजें वायलेट हुई, ठीक है। सो वो ऑडिट इज मोर डिटेल, लेकिन इन जनरल फॉर्म में समटाइम्स इंस्पेक्शन के तौर पर भी यूज होता है। अच्छा, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन का तो आपको इशू नहीं होगा। एक है फिजिकली मैंने डिलीवरेबल हाथ में पकड़ के इंस्पेक्ट किया है, और एक ये है कि मैं मूव किया है, मैंने आई जस्ट वॉक थ्रू दैट प्लेस और इंस्पेक्ट कर लिया मैंने साइट को। और दूसरा ये कि मैं इसके अंदर कोई फिजिकल मेजरमेंट्स भी करता हूँ। अच्छा, ऑडिट जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि 3-4 जगहों पे ऑडिट का वर्ड है। एक है परफॉर्मेंस ऑडिट, जो भी आपने मैनेज क्वालिटी में देखा। दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे ऑडिट है। तीसरा एक होता है रिस्क ऑडिट। रिस्क ऑडिट वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि यार आप चेक करते हो कि क्या मेरी रिस्क आइडेंटिफिकेशन ठीक है, क्या मैंने जो प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का स्कोर दिया वो ठीक है, क्या मेरी रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग ठीक है, क्या मेरी रिस्क रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, और क्या मेरे
जो रिस्क को मैं मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एफर्ट भी ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्क ऑडिट करना। अच्छा, तो एक ऑडिट का नाम यहाँ पे आता है, एक और आता है कंट्रोल प्रोक्योरमेंट के अंदर। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट के अंदर ऑडिट से मुराद ये है, वहां पे भी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन का दोनों की टर्म्स आएंगी। जनरली उसका मतलब ये होगा कि जब मेरा सप्लायर चीज बना के मुझे हैंड ओवर करता है तो मैं उसकी इंस्पेक्शन करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस सप्लायर के पास जाके वहां पे जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है उसको जाके मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट स्टेजेस पे, ये ठीक हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, ये बेसिक ज़ाहिर है उसके लिए मैं वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा कंसल्ट करूंगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है और उसको हम ऑडिट का नाम देते हैं अगेन। सो ऑल दो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एग्जाम के अंदर कंट्रोल क्वालिटी में सम टाइम ऑडिट का वर्ड यूज होता है और उसका मकसद भी इंस्पेक्शन ही है, ठीक है। ये सिर्फ एहतियातन बताया जा रहा है, बट अदरवाइज जनरली इंस्पेक्शन को इंस्पेक्शन ही कहा जाता है, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। और ऑडिट ऑडिट वही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की बात है। अच्छा, फिर तीसरी बात, लास्ट बात जो हमने उसके अंदर की, इंस्पेक्शन एक तो मैं करूंगा कि यार जो मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है वो चेकलिस्ट सामने रखूंगा और मैं कहूंगा ये चीज चेक कर लें, हो गया, ये चीज चेक कर लें, कर लिया जी, ये कर लिया एंड सो ऑन। तो ये इस तरह मैंने एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए अपनी इंस्पेक्शन कर ली। अच्छा, चेक करें जी, थिन ये 1 मिलीमीटर थिन है जी, 1 मिलीमीटर थिन है या 1.1 आया है, जो भी आंसर आया वो उसका मेजरमेंट आया हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। अच्छा, एक तो मैं इसका मकसद ये होता है कि अपने प्लान को चेक करूं और दूसरी बात ये कि जो डिलीवरेबल्स मेरे वापस आए हैं आफ्टर रीवर्क अप्रूव्ड चेंजेस के बाद, तो मैं उनको लाजमी चेक करूंगा कि वो जो प्रीवियसली अप्रूव्ड चेंजेस हैं वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं या नहीं हुई, जो जिसको हम वैलिडेट चेंजेस कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपको वो असाइनमेंट वाली एग्जांपल भी दी थी। ये वो वाली बात है कि आप जब इंस्पेक्शन करते हो ना सिर्फ ये कि आप ओरिजिनल प्लान को तो देख ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी चाहोगे कि मैं अपनी ये क्या कहते हैं जो चेंजेस हैं वो जो अप्रूव हो गई थी वो भी अब चेंजेस करके दिए, ये नहीं कि वैसे के वैसे फिर वापस आ गया सामान मेरे पास। अच्छा, अब ये जो इंस्पेक्शन का रिजल्ट होगा या टेस्टिंग का रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट नोट डाउन करने के लिए मैं चेकलिस्ट भी यूज करूंगा। इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टेस्ट को करने के लिए भी मैं चेकलिस्ट यूज करूंगा। उसका जो रिकॉर्ड आएगा वो मेंटेन करने के लिए हमने चेक शीट्स पढ़ी हैं, उसके ऊपर मैं लिखूंगा कि यार मैंने ये टेस्ट किया, इतने डिफेक्ट्स इस किस्म के थे इलेक्ट्रिकल के, इतने पहले दिन मैकेनिकल के आया, दूसरे दिन सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल का आया, कोई मैकेनिकल का नहीं आया, तीसरे दिन फिर एक आया, दोनों एक एक आए, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन। या फिर मैं कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर करूंगा। अब ये कंट्रोल चार्ट्स वाला टॉपिक ऐसा है जो मेरे ख्याल में क्वालिटी नॉलेज एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस पे हम इंशाल्लाह हमारे आखिरी 40 मिनट शायद इसी पे लगेंगे। अच्छा जी, अब कंट्रोल चार्ट्स क्या है और इसके लिए क्या कुछ आपको जानना जरूरी है, मैं आपको पहले कुछ बातें मतलब अलग से बता देता हूँ, वही स्क्रीन ब्लैंक करके जो हमारा मेथड रहा है, और उसके बाद हम इन स्लाइड्स को जरा फॉर्मली देख लेंगे कि कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो, और फिर हम इस कंट्रोल चार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। अच्छा जी, कंट्रोल चार्ट्स क्या है? बेसिकली कंट्रोल चार्ट्स हमें ये बताते हैं या ये हमारा टेस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का एक तरीका है जिससे हमें अंदाज़ा ये हो जाता है कि हमारी जो चीज़ें या डिलीवरेबल बन रहे हैं वो किस हद तक हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक बन रहे हैं, और उनकी अगर उस क्राइटेरिया से प्लस माइनस कोई वेरिएंस आ रही है तो वो वेरिएंस कितनी सीरियस है, क्या मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं है। तो इस काम को करने के लिए व्हाट वी डू, हम सबसे पहले एक लेवल बताते हैं जी कि हमारा डिजायर्ड लेवल ये होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम एक ही एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को हम थ्रू आउट दिस कंट्रोल चार्ट्स के टॉपिक में चलाएंगे। लेट्स से मैंने जो दरवाजा बनाना है वो दरवाजा मैंने बनाना है 7 फीट का ऊंचा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये एक दरवाजा है और इसकी हाइट यहाँ यहाँ से यहाँ भी 7 फीट हो और यहाँ से यहाँ भी 7 फीट हो, आपने अमूमन देखा होगा कुछ दरवाजे हैं उसमें नीचे बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, कुछ का साइडों से बहुत गैप आता है, रोशनी आ रही होती है, ठीक है। और ये जनरली या सर्दियों में ठंड आ रही होती है। तो अब ये एक समझे कि क्वालिटी का एक मसला है और हमें एक खास साइज चाहिए 7 फीट। तो वो जो डिजायर्ड आइडियल वैल्यू है मेरी, उसको मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है या डिजायर्ड टारगेट वैल्यू है।
ठीक है जी, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 7 फीट। अब ऑब्वियसली जब आप चीज बनाओगे तो वो 100% 7 फीट की नहीं बनेगी, कुछ वेरिएशन होगी। अब ये जो कुछ वेरिएशन होगी, इसको समझने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जी आप दो सॉरी आई वुड टेल यू के दो चीजें आप माइंड में रखें। दो टाइप की वेरिएंस आ सकती है। एक है वो नेचुरल कुदरती तौर पर जो वेरिएंस आती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मशीनरी के अंदर, हवा के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, छोटे पार्टिकल्स, ये जो माइनर वेरिएशन है, चीज़ों का चल चल के थोड़ा बहुत घिस जाना, इस तरह की चीज़ों की वजह से बाज दफ़ा क्या होता है कि लेट्स से 7 फीट एंड सॉरी 7 फीट एंड 2 मिलीमीटर ऊपर चला जाएगा। बाज दफ़ा क्या होगा कि वो 6 फीट एंड मे बी 2 मिलीमीटर उससे 7 फीट से चला, 7 फीट -2 मिलीमीटर कर देता हूँ, ठीक है, जो भी है। अब वो आ जाता है। अब ये जो चीजें है ना, कितने मिलीमीटर कम हो रहा है, कितने मिलीमीटर ऊपर जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये नेचुरल अमर है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये रेंडमली हो जाता है। लेकिन कुछ जो मेरे पास प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी मशीन के अंदर ये जो दरवाजा बना रहे हैं, या जो हाइट को मैं चेक कर रहा हूँ, या जो मैं इवन लेंथ को चेक कर, वो जो साहब बना रहे हैं उसकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी मेजरमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उसके सारे के सारे जो दरवाजे हैं ना, वो 7 फीट एंड 2 मिलीमीटर, 7 फीट एंड 1 मिलीमीटर, वो ओरिजिनल साइज से ऊपर जा रहे हैं, लगातार ऊपर चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यार उसकी मेजरमेंट में कोई फ्लॉ आ गया हुआ, ये वो नेचुरल नहीं है कि कभी थोड़ा सा ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। या फिर कोई वेरिएशन इतनी ज्यादा आ गई, 7 फीट एंड 2 इंचेस वो बड़ा बन गया, और दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। 2 इंच तो बहुत बड़ा गैप है दरवाजे के मामले में। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये मे भी कोई गड़बड़ हुई है उससे, और ऐसी गड़बड़ हुई है जिसको हम रूटीन मैटर की गड़बड़ नहीं कह सकते। उसके प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है, उसके प्रोसेस के अंदर कोई फ्लॉ आया है, और वो प्रोसेस वहां पे उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। जो नॉर्मल था ना, अगर नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता तो वो 7 फीट से कुछ 7 पॉइंट आप कह लें 7.05 इंच ऊपर जा सकता है, और लेट्स से जी 6.95 मैक्सिमम नीचे जा सकता है, इसके अंदर अंदर होता। लेकिन अगर ये इससे बाहर चला गया, 7 फीट से बाहर चला गया और 2 इंच ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है समथिंग स्पेशल है सब। ठीक हो गया। सो इसका मतलब है, ये जितनी भी मैंने बातें की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एक्सेप्टेबल लिमिट जरूर होगी वेरिएशन की, और वो उस वेरिएशन की एक्सेप्टेबल लिमिट होगी जो मैं ये कहता हूं कि बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस जो मेरे प्रोडक्शन के अंदर या जो डिलीवरेबल्स बन रहे हैं उनके अंदर जो वेरिएंस आ रही है। सो लेट्स से हमारे पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आई से कि जी मेरे पास जो एक्सेप्टेबल हायर लिमिट है दैट इज 7.05 फीट, कि मैक्सिमम अगर मेरा दरवाजा ऊंचा हो सकता है, अपने साइज से बड़ा हो सकता है, तो इट इज 7.05 फीट। ठीक है जी, इसको हम अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं, UCL, अपर कंट्रोल लिमिट। ये वो हायर लिमिट है देन आवर नॉर्मल और एवरेज और मीन और डिजायर्ड लिमिट, कि हम कहते हैं कि यार इससे इतना ऊपर जाना तो नेचुरल है, इससे बाहर गया तो आई वुड कंसीडर कि यार अब ये कुछ सीरियस फॉल्ट आया है। और अब ये वो रैंडम रीजन नहीं है कि भाई वो नेचुरली इतना तो ऊपर नीचे हो जाता है, ये वो वाली रीजन नहीं है, कोई स्पेशल गड़बड़ हुई है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल की, बिल्कुल इसी तरह जाहिर है वो चीज इस 7 फीट से ऊपर भी जा सकती है, और उतना ही ये नीचे भी में भी जा सकती है। तो मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट भी होगी, और वो भी इसी तरह डैश या डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। ये तीन अभी तक के कॉन्सेप्ट हो गए। एक मेरा डिजायर्ड या टारगेट या मीन वैल्यू होगी, इससे कुछ ऊपर एक्सेप्टेबल रेंज होगी और कुछ नीचे एक्सेप्टेबल रेंज होगी। इन दोनों को हम अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो बात मैंने आपको की ना, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ये बेसिकली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। अगर तो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी क्वालिटी की इक्विपमेंट या अच्छी क्वालिटी बनाने की
सलाहियत मौजूद है तो ये लिमिट्स बड़ी टाइट होंगी। मतलब मैंने जो रखी है ऑलरेडी टाइट है 7.05, लेकिन अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा इक्विपमेंट नहीं है तो मे बी मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट या जो मेरी प्रोडक्शन की लिमिट है वो इससे ऊपर हो, फिर मुझे मजबूरन ये ऊपर रखनी पड़ेगी मे बी 7.1 या 7.2 पे, बिकॉज मेरी चीजें इतनी वेरिएशन नॉर्मल आएगी, वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है मेरे इक्विपमेंट की या मेरा प्रोसेस ही इतना गलत है। अच्छा, अब कस्टमर क्या चीज एक्सपेक्ट करता है? कस्टमर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मुझे जो ठीक है आप प्रोड्यूस करते हो इतना इतने वेरिएशन की, मुझे इतनी ज्यादा टाइट नहीं चाहिए, मैं तो 7.1 फीट एंड 6.9 फीट के अंदर अंदर कुछ भी बन गया मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है और हम इतने अच्छे दरवाजे बनाते हैं लेट्स से इतनी टाइट लिमिट वाले, तो जाहिर है हमारी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। लेकिन कस्टमर ने अपनी क्वालिटी की एक रिक्वायरमेंट शुरू में डिफाइन की होगी, उस क्वालिटी से ज्यादा देना हमारे लिए गोल्ड प्लेटिंग कहलाता है ना। अच्छा, तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर वो वाली क्वालिटी देखते हैं, हम वो वाली चीज देखना चाहेंगे जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के करीब करीब हो। अब उस केस में हम ये जरूर चाहेंगे कि हम जो चीज प्रोड्यूस करें या जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट हो वो मेरी अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर हो। फॉर एग्जांपल, कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट ये होनी चाहिए, लेट्स से जी 7.1 एंड इधर मैं कहूँ 6.9। कस्टमर की ये जो डेफिनेशन है इसको हम कहते हैं अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। कस्टमर ने जो दरवाजे बनाने की स्पेसिफिकेशन मुझे दी है और उसकी जो एक्सेप्टेबल वेरिएंस है वो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से लेकर अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के दरमियान दरमियान है, और इस तरह ये सॉर्टेड लाइन से शुरू होता है। अच्छा, अब अगर तो मैंने सच बोला हुआ है अपने कस्टमर के साथ तो होगा क्या, मेरा कि मेरे पास जी 3 सिग्मा या लेट्स से यू नो 6 सिग्मा क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं मैं, और मेरी जो दरवाजों की प्रोडक्शन है इट इज बिटवीन 6.95 टू 7.05 एट द मोस्ट, तो फिर मैं जितने भी दरवाजे बनाऊंगा उनकी लेट्स से हाइट इसके दरमियान दरमियान कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह होगी। लेकिन अगर मैंने कस्टमर से झूठ बोला हुआ है तो होगा क्या कि हो सकता है कि मेरी इससे बाहर भी वेरिएंस आए, कुछ दरवाजे इससे भी बाहर चले गए और कुछ दरवाजे में भी इससे भी बाहर चले गए। ये जो यहाँ पे बाहर जाएंगे ऑब्वियसली कस्टमर ही इसको रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो या लो स्पेसिफिकेशन लिमिट हो, उसके अंदर अंदर है, लेकिन मैंने जो कंट्रोल लिमिट्स अपने प्रोसेस की डिफाइन की हुई है कि भाई मेरी फैक्ट्री से जो चीज निकलेगी वो किसी सूरत इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। मैंने आखिरकार 6 सिग्मा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो मैं कैसे इसको कबूल कर लूं कि इस लिमिट से भी बाहर चली जाए। अगर कोई एक चीज भी ऊपर वाली लिमिट से बाहर चली जाए या नीचे वाली लिमिट से एक दरवाजा भी बाहर गया तो मैं अपना काम वहीं पे रोक दूंगा, और मैं या मतलब रोकना लाजमी नहीं है लेकिन मैं आई वुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट कि समथिंग सीरियस हैज हैपेंड, समथिंग अनयूजुअल हैज हैपेंड, सो आई नीड टू चेक माय प्रोसेस कि मेरा प्रोसेस यहाँ पे इस जगह पे आउट ऑफ कंट्रोल गया है। इतना जो 6.95 से लेकर 7.05 के दरमियान दरमियान अगर होता तो इस वेरिएंस को तो मैं एक्सेप्टेबल वेरिएंस कहता, और मैं कहता कि नेचुरली इतना पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये इससे बाहर चला गया है इस जगह पे या लेट्स से किसी एक जगह पे यहाँ पे या और 2-3 जगहों पे भी एक जगह पे भी बाहर गया, तो आई वुड कंसीडर कि मेरा प्रोसेस मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गया। अब ये वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा विच इज बिटवीन माय स्पेसिफाइड अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। बेशक वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर भी है, इवन देन मेरा प्रोसेस के अंदर फ्लॉ आ गया हुआ, मैंने जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्लेम किया हुआ था वो तो ये है। अच्छा, अब दूसरी बात, बाज दफा विच इज अ बैड थिंग, बाज दफा क्या होता है कि कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वो झूठा क्लेम करती हैं और वो कस्टमर को बताती हैं जी कि हमारा तो
या वो कस्टमर से ऑर्डर पकड़ लेती हैं और कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट लेट से वो ये है, ये मैं जो व्हाइट वाली ड्रॉ कर रहा हूँ, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट ये है और वो कहते हैं नहीं सर बेफिक्र है, हम आपको दरवाजे इसके अंदर अंदर रह के बना देंगे। दैट मीन्स मेरी कंट्रोल लिमिट्स के अंदर आ गई हैं आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट, तो अब क्या होगा भाई, मेरा प्रोसेस की तो कैपेसिटी है ही इतनी कि वो इस रेंज के अंदर अंदर चीजें बनाता है। इसका मतलब है कुछ दरवाजे इधर बनेंगे इस हाइट के, कुछ इस हाइट के, कुछ इस हाइट के भी बनेंगे, क्योंकि मेरा प्रोसेस है ही ऐसा। ये जो मैं सर्कल वाले बता रहा हूँ ना, ये इनकी है, कुछ इस तरह कुछ इस तरह। तो होगा क्या, लेट्स से मैंने ये 4 दरवाजे बनाए हैं, 2 दरवाजे कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर होंगे और 2 दरवाजे कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर चले गए, तो मुझे ये वाले जाया हो जाएंगे, इस पे रीवर्क करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि कभी भी आप झूठा जो है ना वो कस्टमर के साथ कमिटमेंट ना करें कि सर हम आपकी डिजायर्ड क्वालिटी के मुताबिक बना देंगे। आपने ये इंश्योर करना है ऑर्डर लेते हुए कि मेरी जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो यूजर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर अंदर हो या कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर अंदर हो। अगर इससे बाहर चली गई तो फिर क्या होगा, फिर मेरा बहुत सारा माल जो बनेगा वो जाया होगा, बिकॉज ये नेचुरल है, मेरे प्रोसेस की कैपेसिटी इतनी है कि मैं अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, सॉरी अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के दरमियान चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूँ। नेचुरली मेरी चीजें इस तरह बाहर जाती हैं और कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट अंदर आ गई हुई है, तो ये नहीं हो सकता। तो हम आइडली स्पीकिंग कस्टमर की जो है ना स्पेसिफिकेशन लिमिट वो बड़ी होती है, वो या वो बाहर होनी चाहिए देन माय कंट्रोल लिमिट्स। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करता हूँ। ये था थोड़ा, आप कह लें कि बस एक लाइन है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो वो सिंपली ये लाइन है कि जो मेरे पास अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो यूजर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के बाहर होती है, बाहर वाली साइड होते हैं, दैट्स इट। अब आप बताइए ये बात क्लियर है, तो आगे चलो। आई होप दिस इज क्लियर। खामोशी को मैं रजामंदी समझ रहा हूँ। अच्छा, अब अगला है वो ये कि मेरे पास कुछ आइटम्स बन रहे हैं, वो दरवाजे बन रहे हैं, लेट से पहले की मेजरमेंट ये आई, दूसरे की मेजरमेंट ये आई, तीसरे की मेजरमेंट ये आई, चौथे की ये आई, पांचवें की ये आई और छठे की ये आई, सातवें की ये आई, आठवां इधर है, फिर कोई एक आधा नीचे है, फिर 2 बने नीचे, फिर ऊपर है। अब भी हालांकि ये सारी की सारी रीडिंग्स, ये दरवाजों की जो मेजरमेंट है वो मेरे कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है, ना तो वो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर गई है और ना वो लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर गई है, इसके अंदर अंदर ही है। तो आइडली तो हम इस मतलब या जैसे हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मेरी वेरिएंस जो आ रही है वो इन लिमिट्स के अंदर है तो मैं कहता हूँ यार ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स है। लेकिन अगर लगातार ये चीजें ऊपर ही बन रही हैं, मेरी एवरेज से ऊपर ही जा रही हैं लगातार, 7 दफा कम से कम लगातार मेरी रीडिंग्स ऊपर चली जाए या 7 दफा मेरी रीडिंग्स नीचे आ जाए देन एवरेज या देन मीन या देन डिजायर्ड जो भी हम टारगेट सेट किया हुआ है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भाई मेरे प्रोसेस के अंदर कोई अनयूजुअल हो रहा है। ये हर दफा ही ऊपर क्यों बना रहा है? अगर ये नॉर्मल रीजन होती तो फिर कभी कुछ 7 से ऊपर जाता है, कोई नीचे चला जाता। लेकिन अगर 7 टाइम्स ये लगातार ऊपर या नीचे आ जाए, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 7, उसका मतलब भी ये होता है कि मेरे प्रोसेस के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, मेरा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल आ गया। सो दैट मीन्स मैं अपने प्रोसेस को उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल समझता हूँ जब 2 पॉइंट्स होते हैं या 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, या तो मेरी जो कोई भी आइटम बन रहा है वो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर चला जाए, चाहे एक भी ऐसा दरवाजा आ जाए, या लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे आ जाए, या लगातार बेशक इन लिमिट्स के अंदर ही हो बट लगातार 7 रीडिंग्स अपर सॉरी इस मीन से ऊपर या 7 रीडिंग्स इस मीन से नीचे आ जाए। ये बात आपको समझ आ गई है जो मैंने अभी बोला?
बोल लो Yes. भाई। ओके Yes, तो sir. ये Yes, sir. Yes. ओके 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 there are two conditions जिनको हम ये कहेंगे कि अगर ये दो कंडीशंस अकर कर जाती हैं तो फिर आई वुड से कि मेरा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। मेरे प्रोसेस और उस ये जो आउट ऑफ कंट्रोल जाने की कॉज है या उस वेरिएंस की जो कॉज है वो नेचुरल कॉज नहीं है, देयर सम स्पेशल कॉज एसोसिएटेड टू इट एंड आई नीड टू चेक कि मेरी मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, मेरे प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, कोई चीज टूट गई है या क्या। ठीक है जी। ये है हमारी कंट्रोल लिमिट्स का कॉन्सेप्ट और इतना ही है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं वो साथ साथ में अभी आपको बताता हूँ। एक और हम यहाँ पे 3 सिग्मा और 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चले बल्कि इसी डायग्राम पे बनाते हैं, फिर इस डायग्राम को हम थोड़ा ऊपर वाली साइड पे भी लेके जाएंगे, वो थोड़ा डिफरेंट एंगल से भी देखेंगे। अब आप देखें कि अगर तो मैं 3 सिग्मा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ अपना 3 सिग्मा स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि 99 पॉइंट कितना 7% और 3%, अब मैं फिर बोलूं 99.7% ऑफ माय डोज दैट विल बी प्रोड्यूस्ड वो इन लिमिट्स के अंदर होंगे, मुझे इतनी शॉर्टी है। ये जो मेरा क्लेम है इससे बाहर नहीं जाएंगे। 99.7% ऑफ द डोज हमेशा अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर अंदर ही होंगे। ये मेरा क्लेम है या ये मेरा आप कह लें कि डिफाइंड क्वालिटी का लेवल है 3 सिग्मा का। लेकिन अगर मैं 6 सिग्मा फॉलो कर रहा हूं तो फिर ये 99.999 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 99.99, दैट मींस दैट इज अ बेटर स्टैंडर्ड। जो पहला स्टैंडर्ड था उसमें से में भी 300 दरवाजों में से एक दरवाजा शायद बाहर चला जाता। अगर मैं 300 दरवाजा बनाता तो एक दरवाजा फिर भी बाहर जाता और ये जो इससे बाहर जाएगा वो जाया हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि वो मेरे डिजायर्ड क्वालिटी के मुताबिक नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी उसको बाहर उठा के फेंक देगा। वाई? क्योंकि ये डिलीवरेबल हमारा जो आया है ये हमारे डिफाइंड लिमिट से बाहर चला गया। और ये भी पॉसिबल है कि अगर लेट्स से ये नहीं भी करता तो फिर कस्टमर जाएगा और हो सकता है कस्टमर की जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो यहाँ पे हो और उससे ये बाहर चले जाए तो फिर कस्टमर इसको नहीं मानेगा। अच्छा, 3 सिग्मा में फिर भी मैं कहता हूँ कि मे बी 300 या 400 के बाद मेरे पास एक दरवाजा बाहर जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तकरीबन 1 मिलियन के अंदर जो है ना वो शायद एक दरवाजा या दो दरवाजे बाहर जाएंगे। 1 मिलियन दरवाजे प्रोड्यूस करूंगा तो फिर एक है। तो 6 सिग्मा इज अ बेटर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सिग्मा का इस एंगल से, इस हवाले से। अब एक और भी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ना भी है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जो कंट्रोल चार्ट्स के बारे में कुछ बातें हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। आप क्या करते हो कि अपने सैंपल्स लेते हो और जो भी आपकी मेजरमेंट आई है, जैसे मैंने कहा कि इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद दरवाजे का जो भी मेजरमेंट आई है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि जी 7.1, सॉरी ये है वही 7.05 से कम है और 7 से ऊपर है। इस तरह मैं उसको सैंपल्स को जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पे चेक करके लिखता जा रहा हूँ, इस तरह प्लॉट करता जा रहा हूँ। अगर तो ये जो प्लॉट आ रहे हैं, ये जो इंस्पेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो मेरे अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के दरमियान में है तो मैं उन डिलीवरेबल्स को कहूंगा ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है। लेकिन अगर इससे बाहर चला गया तो मैं कहूंगा कि यार देयर सम प्रॉब्लम, उस चीज को मैं रीवर्क के लिए वापस भेज दूंगा। अपर कंट्रोल लिमिट हो गया, लोअर कंट्रोल लिमिट भी आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद रूल ऑफ 7 भी आपको बता चुका हूँ मैं। अच्छा जी, फिर मीन या एवरेज जो है वो जो टारगेट आपका होता है हम वो ये वो वाला स्कोर है। स्पेसिफिकेशन लिमिट यूजर की तरफ से आती है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लो स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था 3 सिग्मा या 6 सिग्मा का। बेसिकली ये मेरा वो मीन स्कोर है, ये वाला एवरेज, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर एंड एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर। 62.8% जो मैं अगर मैं दरवाजों की एग्जांपल लेता हूँ, जो भी मैंने 100 दरवाजे अगर प्रोड्यूस किए हैं तो उनमें से 62.8% दरवाजा जो है वो, अब ये 0.2 दरवाजा हो सकता है भाई, पहले इमरान खान का इस बात पे बड़ा मजाक आप लोगों ने उड़ाया
ठीक है, स्टैटिस्टिकली हम यही कहते हैं कि भाई 0.2 दरवाजा बाहर चला गया, ठीक है। तो 8.2% जो है जो मैं 100 में से दरवाजे प्रोड्यूस करूंगा वो इस 1 सिग्मा मीन से जो डिजायर टारगेट है उससे 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर हो सकती है। अब सिग्मा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, वो हम कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल इस वक्त हमारा वो स्कोप नहीं है। उसके बाद टोटल 95.4%, 100 में से 90.4 सॉरी 5.4% दरवाजे जो है वो 2 सिग्मा वेरिएशन के अंदर अंदर होंगे एंड 99.7% दरवाजे वो मेरे 3 सिग्मा वेरिएशन के अंदर होंगे। इसका मतलब है 100 में से 99.7% दरवाजे जो है वो इसके अंदर होंगे। कोई एक आधा 300 दरवाजे बनाने के बाद या 300 दरवाजों में कोई एक आधा या इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, बाकी सारे मेरी अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर अंदर होंगे अगर मैं 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बना रहा हूँ, सॉरी 3 सिग्मा स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरा आइडियल है और अपर कंट्रोल लिमिट मेरी राइट साइड पे है और लोअर कंट्रोल लिमिट मेरी लेफ्ट साइड पे है। वही जो मैंने उधर बताया उसको अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ उससे इस तरह आता है। अच्छा, और अगर मेरी अब आप देखें कि लोअर सॉरी यूजर की जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, ये अगर मेरी कंट्रोल लिमिट से अंदर आ गई हैं तो क्या होगा? हमें पता है, अभी हमने देखा कि मेरे 95.4% दरवाजे इन लिमिट्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ दरवाजे फिर भी लाइक ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4 दरवाजे फिर भी मेरे या इस जगह पे आ जाएंगे एक दो या इस जगह पे आ जाएंगे एक दो, और ये कस्टमर रिजेक्ट कर देगा। दैट मीन्स ये जाया हो जाएंगे। सो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट से अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले उन कंट्रोल लिमिट्स में बता दिया और ये स्टैटिस्टिकली इन चीजों को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। और जैसे मैंने कहा था, एग्रीइंग टू अ प्रोजेक्ट टू डू अ प्रोजेक्ट व्हेन योर वर्क डज नॉट मीट द कस्टमर क्वालिटी। कस्टमर ने जो मांगा हुआ है आपकी जो क्वालिटी है उससे बाहर जा रहा है, लाइक कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट अंदर है और आपकी कंट्रोल लिमिट बाहर है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी तरफ से तो बिजनेस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कस्टमर को भी ख्वार करोगे और आप खुद भी बहुत ज्यादा आपका रिवर्क होगा और उसकी वजह से आपको वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज का भी, टाइम का भी, क्वालिटी का भी। सो डोंट कमिट टू डू एनी प्रोजेक्ट जो आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट से सॉरी आपके कंट्रोल लिमिट से यूजर की जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो कम है या अंदर है उसके। अच्छा जी, अब आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि मेरा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल कैसे चला गया या किन जगहों पे गया। तो उसके लिए दो ही है, कोई भी अगर डाटा पॉइंट हमारा कंट्रोल लिमिट से अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर या लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे चला जाता है। दूसरा हमने कहा कि अगर आपके कोई भी 7 जो है लगातार पॉइंट्स जो है वो मीन से ऊपर आ जाए या 7 लगातार मीन से नीचे आ जाए, ठीक है, तो भी हम कहेंगे कि ठीक है कंट्रोल लिमिट्स के अंदर ही, बट 7 लगातार ऊपर जाना या 7 लगातार नीचे जाना इसका मतलब है देयर समथिंग रॉन्ग। अगर ये नॉर्मल चीज होती तो फिर आधे ऊपर होते आधे नीचे होते। तो ये रूल ऑफ 7 है। और अगेन दिस इज अ जनरल रूल जो आपको एक हिंट करता है। ह्यूरिस्टिक हम किसको कहते हैं कि जनरल रूल, रूल ऑफ थंब। ये कोई कानून नहीं होता, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट एक जनरल गाइडलाइन होती है। ठीक है, आप ये लाजमी नहीं कि 100% ट्रू हो, लेकिन ये आपको एक जनरल हेल्प कर देता है कि भाई ये इस तरह ये चीज होनी है। अच्छा, अब अगला क्या है? अच्छा, जो मैंने आपको कहा कि कोई स्पेशल रीजन हो सकती है, दो किस्म की कॉजेज होती हैं। एक को हम कहते हैं असाइनेबल कॉज, ठीक है, और या स्पेशल कॉज या वेरिएशन। एक होती है आपकी नॉर्मल रैंडम कॉज। नॉर्मल रैंडम कॉज का मतलब ये है कि भाई नेचुरली हमारे सिस्टम के अंदर कुछ चीज बिल्कुल आइडियल 7 फीट या 7 मिलीमीटर की नहीं बनती, कुछ चीजें थोड़ी सी ऊपर जाएंगी और सॉरी कुछ चीजें जो है इससे नीचे भी जाएंगी। तो अब ये जो कॉज है ये कुछ स्पेशल कॉज है और हम उस कॉज की कोई रीजन असाइन कर सकते हैं कि भाई ये गड़बड़ हुई है। अगर मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा तो आई कुड असाइन अ रीजन फॉर दैट कि यार ये वेरिएशन आई है तो इस वजह से आई है, ये नॉर्मल रैंडम कॉमन कॉज नहीं है।
there's something serious here now. ठीक है, तो दो किस्म की कॉजेस हैं, एक को हम असाइनेबल कॉज या सॉरी एक को हम रैंडम कॉज या कॉमन कॉज कह सकते हैं, और इसको आप असाइन नहीं कर सकते कि यार क्या रीजन हुई है, बस ये जेनेरिक एक रीजन होती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन तो आ जाती है। लेकिन अगर वो वेरिएशन इन कंट्रोल लिमिट से बाहर चली गई है या रूल ऑफ 7 उस पर अप्लाई हो गया, तो इसका मतलब है नाउ देयर सम सीरियस कॉज जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। नाउ लेट्स डू दीज एक्सरसाइजेस और इसके बाद इंशाल्लाह ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस। अगर आप फ्री हैं तो लाजमी पार्टिसिपेट करें, अगर ऑफिस वर्क साथ में चल रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, can you identify the mean value and the upper control limit and lower control limit on this chart? Mean value कितनी है यहाँ पे? 5 है। 5 हो गया, and upper control limit? 8 7 8 नहीं है? 20 oh sorry 8 सर। ये कंट्रोल लिमिट्स जनरली डैश लाइन से या डॉटेड लाइन से शो हो रही है, तो यहाँ पे आप देखें 8 जो है वो मेरी कंट्रोल लिमिट है। ठीक है, सॉरी, आप लोगों को नजर आ रहा है ना, मैंने कहीं पॉज तो नहीं कर दी? नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये मेरी कंट्रोल लिमिट है। ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब और ये जो डॉट्स है यहाँ पे शो हुए हैं ना, ये वाले, ये क्या है? ये वो डॉट्स हैं जो मैं अपनी रीडिंग्स कर रहा हूँ, वो चाहे इंस्पेक्शन की है मैंने, चाहे कोई टेस्ट रन किए हैं मैंने, वो आपको बताया था ना इंस्पेक्शन के अंदर फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं। अब वो मेजरमेंट्स यहाँ पे आ रही है, पहला मैंने लेट्स से कोई भी दरवाजा बनाया या जो भी नट बोल्ट बनाया या सड़क की मैंने रैंडमली हर कह लें कि 200 मीटर्स या हर 2 किलोमीटर्स के बाद मैं जाके सड़क की विड्थ जो है वो उसकी हाइट जो है वो चेक करना चाह रहा हूँ या विड्थ चेक करना चाह रहा हूँ, और वो 4 इंच आई है, लेट्स से यहाँ पे 7 इंच आई है। ठीक है, तो वो जो रीडिंग्स आ रही है वो यहाँ पे मैं प्लॉट करता जा रहा हूँ। ये जो लाइन से उसको कनेक्ट कर दिया वो अपनी जगह पे, बट प्लॉटिंग इज मस्ट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स? ये 10 and 0 1 और 9। हाँ, 1 और 9 एक्चुअली वो डबल लाइन लगी हुई है, लेकिन वो जो ऊपर वाली लाइन है ये इस ड्राइंग की है या इस डब्बे की है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी वेरिएशन बताई हुई है। लेकिन अगर नीचे वाली लाइन ना हो, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन ना हो, तो ऑब्वियसली 0 वुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट हियर। ठीक है, और अगर ये लाइन भी ना हो तो 10 वुड बी माय अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल लिमिट से जो ऊपर इमीडिएट लाइन होती है वो मेरी स्पेसिफिकेशन लिमिट है। ठीक है, ये एक्चुअल में इस डायग्राम की या इस ग्राफ की उन्होंने वो लाइन लगाई है जो बाहर वाली है, 10 वाली और 0 वाली, तो उसको आप इग्नोर कर दें। ओके जी, आगे चलते हैं। Which type of probability distribution the given data points are showing? Probability distribution, क्योंकि आपको मैंने कहा कि जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। मेजॉरिटी ऑफ द क्या कहते हैं रीडिंग्स आर ऑन द मीन। अगर आप देखें मीन के आसपास है मेजॉरिटी रीजन, तो आपको याद है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह होती है। ये अगर मेरी मीन वैल्यू है, लेट्स से ये दरवाजा है जो मैं कहता हूँ कि 5, चलें ये जो भी चीज़ है, सड़क है 5 इंच उसकी हाइट है या उसकी थिकनेस है, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम रीडिंग्स आई हैं, यहाँ पे रीडिंग्स है 10 रीडिंग्स आई हैं, 8 रीडिंग्स आई है, 6 रीडिंग्स आई हैं, 4, तो मैक्सिमम रीडिंग्स जो है मेरी वो इस मीन के थोड़ा बहुत आगे पीछे। फिर कुछ कम है जो इससे बाहर है, फिर कुछ कम है जो 3 डेविएशन पे आ जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है जो मैंने आपको पहले बताई भी है। ठीक है, सो यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग 100%, बट दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वेरिएंस बेस्ड ऑन कंपनीज क्वालिटी फिलॉसफी? चाहे कंपनी 3 सिग्मा फॉलो कर रही है या 6 सिग्मा फॉलो कर रही है, आपकी नजर में कंपनी के नजदीक एक्सेप्टेबल रेंज क्या है?